माइक्रो निडलिंग डर्मा रोलर का उपयोग हेयर लॉस या एलोपेशिया के बारे में जानेंगे। तो माइक्रो निडलिंग जो डर्मा रोलर के द्वारा किया जाता है उसमें एक मशीन होती है, डर्मा रोलर होती है, जिसमें बहुत सारे छोटे 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 मल्टीपल निडल होते हैं और इन निडल्स की साइज़ के आधार पर डर्मा रोलर के तमाम वैराइटीज़ होते हैं। जैसे 0.5 mm निडल की साइज़ होगी तो 0.5 mm का डर्मा रोलर, इसी तरह से 1 mm या फिर 1.5 mm का भी डर्मा रोलर यूज किया जा सकता है। तो एक साधारण व्यक्ति को बहुत ही आश्चर्यजनक या अमेजिंग चीज़ लगेगी कि निडल थेरेपी के द्वारा बाल उगाने की प्रक्रिया उपयोग में लाई जा रही है। और थोड़ा सा घबराहट या डेंजरस भी महसूस हो सकता है कि एक एप्रीहेंशन, एक डर भी अंदर हो सकता है कि डर्मा रोलर सुई के द्वारा बाल उगाने की प्रक्रिया की जा रही है तो ये दर्द से भरी हुई होगी और तमाम तकलीफ़ और पीड़ा से भरी हुई होगी। लेकिन जो डर्मा रोलर माइक्रो निडलिंग प्रक्रिया है, इसके द्वारा बाल उगाने की प्रक्रिया जो है वो साइंटिफिकली अभी तक के रिसर्च में इसका काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट पाया गया है। विशेष करके एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया या फिर महिलाओं में होने वाली फीमेल पैटर्न हेयर लॉस में इसका काफ़ी पॉजिटिव रिजल्ट रिसर्च में देखने को मिल रहा है। तो जो माइक्रो निडलिंग की प्रक्रिया होती है ये आपका डॉक्टर तमाम तरह की दवाइयों के साथ में ही अक्सर उपयोग में ले आता है। अकेले माइक्रो निडलिंग का उपयोग बहुत ही अनकॉमन तरीके पर ही उपयोग में ली जाती है, नहीं तो अधिकांश केसेस में ये दूसरी दवाइयों जैसे मिनॉक्सिडिल या फिनास्ट्राइड या फिर अभी बहुत सारे नए मॉलिक्यूल हैं उनके साथ में उपयोग में लाई जाती है। तो जो डर्मा रोलर की प्रक्रिया है उसके बारे में कुछ बेसिक थिंग्स समझ लेना बहुत ही आवश्यक है, ज़रूरी है। अदरवाइज़ इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स या नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी देखने को मिल सकते हैं। पहली चीज़, ये अपने डॉक्टर के, अपने डर्मेटोलॉजिस्ट के प्रिस्क्रिप्शन और इंस्ट्रक्शन पर ही उपयोग करें। दूसरी चीज़, इसमें जो प्रक्रिया है इसमें जो डर्मा रोलर का चुनाव करना है ये आपका डॉक्टर ही आपके स्कैल्प को देखते हुए प्रिस्क्राइब करेगा। साधारणतः जो उपयोग में लाई जाती है डर्मा रोलर के तौर पे वो 0.5 से 1.5 mm के साइज़ की उपयोग में लाई जाती है। तो ये जो डर्मा रोलर होती है इसको हफ्ते में 1 से 2 बार अधिकतम इसको उपयोग में लाई जानी चाहिए या फिर 2 हफ्ते में 1 बार भी उपयोग में लाई जाती है। तो इससे क्या होता है कि आपके स्कैल्प में कंट्रोल्ड माइक्रो इंजरी छोटे छोटे इंजरी के स्पॉट्स क्रिएट होता है इस मशीन से, और उससे जो आपकी स्कैल्प की वैस्कुलराइजेशन होती है, ब्लड वेसल है, प्लस कुछ ग्रोथ सिग्नलिंग पाथवेज होते हैं जो कि बालों को स्टिमुलेट करते हैं हेयर फॉर्मेशन में। तो ये चीज़ इस प्रक्रिया से होती है। तो इसको आपको हमेशा हेयर लाइन के अलॉन्ग करनी है और थोड़े थोड़े गैप पर इसको करते जाएं। तो जो डर्मा रोलर है उसको पकड़ लेना है और उसको मध्यम प्रेशर के आधार पर उसको रोल करना है, केवल एक डायरेक्शन में। जो हेयर लाइन है, जैसे बालों की जो लाइन है उसी के अलॉन्ग करनी है और कभी भी उल्टा ना करें। उल्टा करने से डर्मा रोलर में बाल फंस जाएंगे और फिर टूटने का भी खतरा होता है और मेस भी होने का चांस होता है, आपस में इंटेंगलिंग हो जाती है। तो फीमेल्स भी यूज कर सकती हैं, मेल्स भी यूज कर सकते हैं। तो इसमें थोड़े थोड़े दूर पे इसको फर्म प्रेशर के साथ यूज करें। अब जब फर्म प्रेशर के साथ यूज करेंगे तो इसमें मल्टीपल निडल्स होती हैं, तो इसकी वजह से पेन होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं, दर्द से मरीज़ गुजर सकता है। और जो आइडियल तरीका है उसमें बहुत ही थोड़ा सा स्कैंट, एकदम डॉट डॉट सा, बहुत ही थोड़ा सा, ध्यान से देखने पे माइक्रो ब्लीड, बहुत थोड़ा सा ब्लीडिंग स्पॉट्स, पंक्टेट स्पॉट्स दिखाई देने चाहिए। तो पेन को रोकने के लिए कि पेन ना हो तो उसके 2 तरीके होते हैं। एक तो अभी तमाम तरह के एनेस्थेटिक क्रीम्स और एनेस्थेटिक स्प्रे अवेलेबल हैं बाज़ार में, जो कि आप अपने डॉक्टर से पूछ सकते हैं। उसको आप लगा लें, थोड़े समय रखने के बाद, जैसे एनेस्थेटिक क्रीम यदि आप यूज़ कर रहे हैं तो 1 से 2 घंटा रखने के बाद
ही आप डर्मा रोलर का इस्तेमाल करें। स्प्रे यूज़ करने के 10 मिनट या 20 मिनट आधा घंटे के बाद भी यूज की जा सकते हैं। तो एनेस्थेटिक जो क्रीम्स या जेल अवेलेबल हैं तो वो जिनके बहुत ही छोटे बाल हैं उनके लिए यूज़फुल हैं। स्प्रे जो है, जो लंबे बाल जिनके हैं जैसे फीमेल्स में, उनमें स्प्रे ज़्यादा यूज़फुल है, क्योंकि यदि क्रीम आप यूज़ करेंगे तो पूरा मेसी हो जाएगा, चिपक जाएगा, धुलने और छुड़ाने में आपको काफ़ी ज़्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। इसके अलावा आप आइस पैक्स का यूज़ कर सकते हैं। तो आइस पैक्स को जैसे आप सिंपल पॉलीथीन में, कोई भी साफ़ क्लीन पॉलीथीन में आपने आइस जमा लिया या आइस के क्यूब्स रख लिए और उसको आपको थोड़ी देर रखना है, फिर डर्मा रोलर यूज़ करना है। अब ये ध्यान देना यहाँ पर कि जो आइस पैक आप जो भी घर पे बनाएंगे या इस्तेमाल करेंगे उनको स्टरलाइज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो स्टरलाइज मतलब कि कीटाणुओं को ख़त्म करके ही, अदरवाइज़ इन्फेक्शन का रिस्क रहेगा। तो जो स्टेरिलियम या सैनिटाइजर्स अवेलेबल हैं उससे आपको उसके सरफेस को क्लीन कर लेना है, जो एरिया आपके बालों के कांटेक्ट में आएगा आइस पैक का, और उस एरिया को फिर दोबारा हाथ से टच नहीं करना है। जब आप डर्मा रोलर पहली बार यूज करते हैं तो फर्स्ट टाइम ये स्टेराइल पैक में आता है, उसके बाद स्टरलाइजेशन जो होती है बहुत ही ज़रूरी होती है, मतलब कि कीटाणु रहित अवस्था में लाना डर्मा रोलर को बहुत ज़रूरी होता है। तो इसी तरह से आइस पैक्स को आपने स्टरलाइज कर लिया, फिर यूज़ किया। अब जब दूसरी बार डर्मा रोलर आप यूज़ कर रहे हैं तो उसकी क्लीनिंग करनी बहुत ज़रूरी होती है। तो जब आपने पहली बार यूज़ किया डर्मा रोलर तो उस पर ब्लड स्टेन्स और गंदगी चिपक जाएंगे, तो उसी समय उसको गर्म पानी में धो लें और ये ध्यान दें कि उसमें कोई भी ब्लड स्टेन या पार्टिकल स्टिक ना रह जाए, और उसको साफ़ कर लें। सोप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, साबुन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसी तरह से सर्फ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और उसको क्लीन करने के बाद बॉक्स के अंदर बंद करके रख दें। फिर जब नेक्स्ट टाइम यूज़ करने जाएँ तो उसको फिर से क्लीन करने के बाद साफ़ पानी से क्लीन कर लें, सोप से क्लीन कर लें, फिर स्टेरिलियम से उसको फिर से डर्मा रोलर को अच्छे से क्लीन कर दें ताकि उस पर कोई भी गंदगी, ब्लड स्टेन या डर्ट कुछ भी पार्टिकल ना हो, फिर ही यूज करें। स्टेरिलियम से जब क्लीन कर लें तो फिर उस एरिया को, डर्मा रोलर के उस एरिया को छूना नहीं है स्टेरिलियम के, क्योंकि आपके हाथ में भी जर्म्स होते हैं, फिर वो छुएंगे तो आपके जर्म्स उस पर ट्रांसफ़र हो सकते हैं। इसी तरह से जिस एरिया में करना है उस एरिया को भी शैम्पू से क्लीन कर लें, और फिर इस एरिया में भी आप स्टेरिलियम या सैनिटाइज़र से इस एरिया को अच्छे से क्लीन कर सकते हैं, जिससे कि इन्फेक्शन का रिस्क कम से कम हो। ये जो प्रोसेस है ये इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड लोगों में बिल्कुल भी इंडिकेटेड नहीं है, मतलब जिनकी डायबिटीज़ अनकंट्रोल्ड है या फिर दूसरे इम्यून डिसऑर्डर्स हैं, तो उन लोगों में ये प्रोसेस बिल्कुल भी मना है, क्योंकि उनमें सेकेंडरी इन्फेक्शन या पोस्ट फॉर्मेशन होने का चांसेस होता है। तो इसीलिए ये जो मॉडलिटी है ये खुद से आप रैंडमली ना पिक कर लें डर्मा रोलर, और खुद से ही करना ना शुरू कर दें, मतलब कि इसमें डॉक्टर का गाइडेंस, डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसके निगेटिव इम्पैक्ट्स भी देखने को मिल सकते हैं। इसी तरह से काफ़ी पेशेंट हमारे क्लिनिक पे आते हैं कि जो कि ऑनलाइन अननोन साइट से या फेसबुक से या फिर अननोन क्वैक से तमाम तरह की हेयर ग्रोथ फार्मूला ले लेते हैं और डर्मा रोलर डेली बेसिस पे करते रहते हैं, दिन में कई बार भी करते रहते हैं, मतलब इस तरह से कि जल्दी से जल्दी बाल उग सके और अनस्टेराइल वे में। तो उससे क्या होता है कि स्किन वहाँ की थिक होने की भी चांस होती है, काली भी पड़ने की चांस होती है, और साथ में जो प्रोसेस है उसकी इफ़ेक्टिविटी भी नहीं रह जाती है। तो गलत तरीका न ऑप्ट करें, इसको अच्छे से करना ज़रूरी है, और हफ्ते में 1 से 2 बार ही सब मैक्सिमम केसेस में सफिशिएंट पाया गया है, बजाय रोज़ 1 बार या 2 बार करने के। तो इसमें जो प्रोसेस है नंबर प्रोसेस का प्लस स्टरलाइजेशन, मतलब कि कीटाणु रहित अवस्था मेंटेन करना बहुत ही ज़रूरी है। इसके अलावा जो दूसरा महत्वपूर्ण चीज़ है कि साथ में जो अदर थेरेपीज़ हैं वो भी आपको कंटिन्यू करनी पड़ सकती है अच्छे रिजल्ट्स के लिए। तीसरी जो बात इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जो डर्मा रोलर है वो ब्लंट भी हो सकता है, मतलब जैसे आप बार बार यूज कर रहे हैं तो निडल ब्लंट हो सकती है। तो इसीलिए साधारणतः 4 से 6 सेशन के बाद न्यू डर्मा रोलर यूज़ करना ज़्यादा ज़रूरी पाया जाता है। तो डर्मा रोलर को बदलना भी ज़रूरी है, स्टरलाइजेशन भी ज़रूरी है।
तो ये डर्मा रोलर के बारे में जानकारी थी जो कि आपको काफ़ी यूज़फुल लगी होगी। तो इसको फिर से लास्ट लाइन के तौर पर कि अपने खुद से ही ना शुरू करें, डॉक्टर के गाइडेंस में ही डर्मा रोलर का यूज़ करें। थैंक यू।